इन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए, आज हम जो भीष्म साहनी द्वारा रचित खून का रिश्ता कहानी है बच्चों, इसको हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था और आज हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान से प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हम ध्यान से प्रश्न को समझ लेते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि हमारे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आप पढ़िए। कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से आएगा, या ऐसे आ जाएगा कि खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए। सीधा सीधा आ जाएगा कि खून का रिश्ता जो कहानी है उसकी समीक्षा कीजिए, या तो उसमें जोड़ दिया जाएगा कि कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर आ जाएगा कि कथा संगठन की दृष्टि से खून के रिश्ते की कहानी का समीक्षा कीजिए, या फिर आ जाएगा बच्चों की जो खून का रिश्ता कहानी है उसको उसकी भाषा शैली कैसी है इस पर प्रकाश डालिए। या आ सकता है कि खून का रिश्ता कहानी के तथ्यों को प्रस्तुत कीजिए, या पूछ सकता है कि कहानी के तथ्यों के आधार पर खून का रिश्ता कहानी का वर्णन कीजिए, या खून का रिश्ता का कहानी का सारांश लिखिए, या फिर समीक्षा कीजिए। सेम ये प्रश्न आप देखते हैं बच्चों, ये जो 4-5 प्रश्न बने हैं आपके सामने, इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये प्रश्न कैसे बनेंगे। तो इसमें जो भी इतना जो हमने प्रश्न पढ़ लिया, इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे, उत्तर इसका बनेगा, उसका इस सब 5 क्वेश्चन का उत्तर सेम आपको एक ही देना रहेगा बच्चों। उस उत्तर को हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसी को निरंतर रिवीजन करते हुए और आप आंसर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आपने देखा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब आप देखिए कि इसके उत्तर क्या होंगे। जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं बच्चों, इसके सभी एक ही आंसर, ऐसे ही आपको यही एक आंसर लिखना रहेगा। तो देखिए बच्चों, आंसर में सबसे पहले थोड़ा सा परिचय लिख देते हैं। लिखा जाता है कि खून का रिश्ता भीष्म साहनी की वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता और वातावरण प्रधान कहानी है। मतलब जो हमारे वर्तमान में रिश्तों का किस प्रकार से टूटना चल रहा है, किस प्रकार से रिश्तों में कड़वाहट है, किस प्रकार से रिश्तों में परिस्थिति के अनुसार उसके महत्व दिया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा, ध्यान दिया जा रहा, इसके बारे में भीष्म साहनी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है बच्चों यहाँ पर। तो इसका तो ये आपका थोड़ा सा परिचय हो जाएगा, थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप लिखेंगे। अब उसके बाद आता है बच्चों कथानक। कथानक को आप सारांश भी कह सकते हैं कि पहले सारांश छोटे में, मतलब पूरी कहानी को व्याख्यायित कर दीजिए। वो चाहे बच्चों कहानी हो, चाहे कोई फिल्म हो, वो किसी भी प्रकार का कहानी हो, इसी प्रकार से पहले कथानक, उसका जो मेन चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें घटित हुई हैं, पूरे कहानी का एक सारांश बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए बच्चों, हम इसके पास, ये कहानी जो भी होता है बच्चों, इसके 5 से 6 पॉइंट होते हैं। आप इस पॉइंट को फोकस कर लीजिएगा। अगर आपने पॉइंट फोकस करके याद कर लिया तो ये सारी चीजें तो आप कहानी सुने ही रहेंगे, पढ़े ही रहेंगे और फिर इसको भी लिख के रिवीजन करते रहेंगे। तो ये मेन, जैसे आप इस पॉइंट को बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पर जैसे आपने याद कर लिया और फर्स्ट स्टेप से जैसे आगे बढ़ते चले, चीजें आप अपने आप, ये सारी चीजें आप अपने आप लिखते हुए चले जाएंगे। और चूंकि ये बद्ध है, मतलब वाक्य शब्दबद्ध है, कि मतलब आपको 80 शब्दों में ही चीजों को लिखना है, तो इतना नहीं आपको बंधना है कि एकदम 80 शब्दों में ही लिखना है। क्योंकि आप याद किए रहेंगे तो 80 शब्द से 100 शब्द भी लगभग हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। आप छोटा लिखिए, एकदम सटीक आंसर लिखिए।
तो उसी प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों हमने सटीक सटीक बातों को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। कहानी को हमने पिछले क्लास में आपको पूरा पढ़ा ही दिया है, आप उसको 2 से 3 बार समझिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद अब इस प्रश्न उत्तर को भी आप समझिए। देखिए बच्चों, हम इसका कथानक फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। अपनी सगाई मात्र 1.25 रुपये में ही संपन्न कराने हेतु बाबूजी के आधुनिक पुत्र वीर जी कटिबद्ध हैं। अर्थात आप वीर जी को जानते हैं, इन्हीं का सगाई है और समधि के द्वार पर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार पूरी लाव लश्कर के साथ, मतलब पूरे रिश्ते नाते संबंधियों के साथ इनके पिताश्री जाना चाहते थे। वीर जी के चाचा मंगल सेन विकलांग हैं। इसके बाद भी वह इस अवसर पर पूर्ण सम्मान प्राप्त करने के लिए उतावले हुए हैं, लेकिन उनकी जो भाभी और भाई और नौकर, यहाँ तक कि नौकर उनकी उपस्थिति को अपनी तौहीन समझते हैं। नौकर जो कि संतु, जिसका नाम है हमने कहानी में पढ़ा है बच्चों, आप जानते हैं संतु, कहानी में आपने पढ़ा नहीं है? संतु नौकर, उसे तो कहा था आपको नहीं ले जाएंगे चाचा, याद कीजिए बच्चों कहानी को। तो तौहीन समझते हैं ये सब कौन? बाबूजी और क्या कहते हैं उनके भाभी जी और ये संतु नौकर, ये सब तौहीन समझते हैं उनको ले जाना शादी में। सगाई में मंगल सेन को भेजने के लिए विवश भाभी ने उसके लिए अपनी पुत्री मनोरमा से धुला हुआ एक पाजामा और एक पगड़ी, यहाँ पर बिंदी रख लीजिए बच्चों, ये पगड़ी रहेगा, ये देखिए यहाँ पर पगड़ी दिलाई और जूतों, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बड़ा ऊ का मात्रा है। जूतों में पॉलिश भी की गई। मंगल सेन का इस प्रकार कायाकल्प किया गया। बाबूजी और मंगल सेन लड़की के पिता के यहाँ जाकर सगाई की रस्म पूरी करके वापस आ गए। क्योंकि ये बच्चों कथानक है, पूरा सारांश है, पूरी कहानी को एक कुछ शब्दों में ही समेट कर प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो चीजों को ऐसे बता दिया गया डायरेक्ट फटाफट आपको। तो समधि के घर से प्राप्त सामानों में चांदी की, देखिए बच्चों, चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देखकर वीर जी की माँ का पारा गर्म हो गया कि कटोरी 3 तो चम्मच 2 ही कैसे हैं। उन्हें शक हुआ कि एक चांदी की चम्मच में मंगल सेन ने अवश्य हेरा फेरी की है। फलतः बाबूजी ने उन्हें दंडित करने की भी धमकी दे दी। कुछ समय बाद वीर जी का साला उसी समय आ गया। कुछ समय बीता, उसी समय जैसे गाना बजाना चल रहा था, उसी समय वीर जी का साला आ जाता है और चांदी का एक चम्मच मनोरमा को देकर तुरंत वापस चला गया। मंगल सेन पर इस पर लगा आरोप निराधार सिद्ध हुआ और जो खून का रिश्ता है उसको टूटते टूटते रह गया, अर्थात टूटते टूटते बच गया, जुड़ा रह गया। इस प्रकार कहानी का कथानक विचारोत्तेजक है, मतलब विचार करने योग्य है, प्रभाव उत्पादक है, प्रभावित करने वाला है और जीवन के यथार्थ से जुड़ा है। जो जीवन में, वास्तविक जीवन में इसी प्रकार घटनाएं होती होंगी, आपके भी आसपास गांव पड़ोसी में ऐसे ऐसे तमाम कहानियां होंगे, तो वही यथार्थ से जुड़ा हुआ है, कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता ही है। अब आइए बच्चों, ये जो हमारी कहानी का दूसरा पार्ट है, पहला आपने पढ़ा, ये देखिए कथानक पढ़ लिया आपने, देखते जाइए, बार बार दिमाग में बैठा रहेगा। कहानी का पहला पार्ट होता है कथानक, जिसको पूरे कहानी को एक सारांश में पिरो दिया जाता है। दूसरा पार्ट आता है बच्चों क्या? शीर्षक। अब इसमें शीर्षक देखते हैं, दूसरा पार्ट शीर्षक, आप हेडिंग डालेंगे, यही सब हेडिंग आपको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शीर्षक में देखिए बच्चों क्या है, वर्तमान समाज में रिश्तों में आती जो दरार और उसके बिगड़ते बनते समीकरणों की कहानी के आरंभ से अंत तक विवेचन इसमें किया गया। बच्चों इस कहानी में जो हमारे वर्तमान समय में रिश्तों में जो दरार पड़ती जा रही है, रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, उसी के बारे में पूरा एक समीकरण कहानी के रूप में भीष्म साहनी जी ने शुरू से लेके आखिरी तक विवेचन कर दिया है। संपूर्ण कहानी खून के रिश्ते के आसपास घूमती है। संपूर्ण कहानी कहाँ घूमती है? खून के रिश्ते के आसपास घूमती है। फिर देखिए बच्चों, अतः खून का रिश्ता शीर्षक निश्चित रूप से अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है।
अब देखिए बच्चों, ये तो आपका शीर्षक हो गया। क्या कि जो शीर्षक खून का रिश्ता दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खून का रिश्ता जो शीर्षक है, सार्थकता इसकी बताइए। हमने क्वेश्चन जो आपको बताया, तो ये खून का रिश्ता सार्थक लग रहा है? आप पढ़ रहे हैं, कहानी को आपने पढ़ा, तो खून का रिश्ता सार्थक नहीं लग रहा? पूरे शुरू से आखिरी तक जब आपने पढ़ा तो क्या देखा? खून के रिश्ते की ही तो बात हो रही है। हर जगह पर आपने पॉइंट किया होगा कि उनकी माता ने भी कहा कि आप ऐसे बेरुआई से बात ना कीजिए, आखिर आपका खून का रिश्ता है, कहानी में आपने पढ़ा है। तो हर जगह पर खून के रिश्ते की ही की बातों के इर्द गिर्द चीजें, पूरी कहानी घूमती है। और अब देखिए बच्चों, ये शीर्षक आपका हो गया कि शीर्षक जो दिया हुआ है, खून का रिश्ता, ये उपयुक्त है कहानी की दृष्टि से। अब देखिए बच्चों, तीसरा पात्र आ जाता है, जो कहानी का मुख्य हेडिंग होता है, उसमें तीसरा आ जाता है पात्र और पात्रों का चरित्र चित्रण क्या है, बताइए। तो पात्र में आप जानते हैं कि मुख्य पात्र बच्चों लगभग 5 पात्र हैं। एक तो स्वयं वीर जी हो गए। यहाँ पर वीर जी के आदर्शों को बहुत उच्च समझा गया, इसलिए वीर जी यहाँ पर मुख्य पात्र में से हैं, जबकि मंगल सेन जी को होना चाहिए, पर यहाँ वीर जी मुख्य पात्र में से हैं। और फिर उसके बाद में मंगल सेन हो जाते हैं बाबूजी, माता जी हो जाती है 4, और एक बहन जो है मनोरमा हो जाती है। तंतु ये 5 हो जाते हैं कुल मिलाकर बच्चों। और उसके बाद जो गौड़ में आती है, वो वीर जी के साला हैं, और वो पड़ोसन में हैं, और उनकी माता जी की जो बहनें हैं, ये सब ऐसे गौड़ पात्र में आ जाती हैं। मेन आपका पात्र बच्चों 5 हैं। देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है कि कहानी खून का रिश्ता में मानवीय, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का विवेचन किया गया है। विशेष रूप से सभी पात्रों के चरित्रों को संवारा गया है। यहाँ पर रा रहेगा बच्चों, समाटा नहीं रहेगा। यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिए, अपनी कॉपी में सही सही लिखिएगा, ये रा रहेगा, यहाँ पर संवारा गया है। अब देखिए कहानी के मुख्य पात्रों में वीर जी, यहाँ पर रा रहेगा बच्चों। देखिए वीर जी, मंगल सेन, बाबूजी, मनोरमा और माँ जी, ये 5 हो गए। बाकी गौड़, यहाँ पर 2 मात्रा कीजिए गौड़ में। बाकी देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 मात्रा रहेगा। गौड़ पात्रों में संबंधी आ गए, मनोहर आ गए, और मतलब अलग अलग सब पात्र हैं जो उनकी माता की बहनें हैं, और तभी आ गए। लेकिन मेन तो पात्र आपके बच्चों यही हैं। हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। कहानी के मेन पात्र आपके सबसे पहले वीर जी हैं, फिर मंगल सेन है, बाबू जी हैं, मनोरमा और ये माँ है, और उसके बाद इसमें संतु भी है बच्चों, क्योंकि कई जगह पर संतु का रोल है। अब देखिए कथानक में आ जाइए बच्चों। जैसे कथोपकथन, कथोपकथन अर्थात संवाद अर्थात डायलॉग बच्चों, जैसे फिल्मों में डायलॉग बोला जाता है, तो उसी को कथोपकथन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये चौथा है कहानी का हेडिंग। ये हेडिंग ही आप फोकस कीजिएगा, हेडिंग आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अब हेडिंग में कथोपकथन में संवाद अर्थात डायलॉग में कहानी की कथन पूर्ण नियंत्रित चमत्कार युक्त है। कैसे है? नियंत्रित है और चमत्कार युक्त है। पुत्र वीर जी का दहेज के विरोधी और माँ और पिता के क्षुब्ध वात्सल्यपूर्ण चरित्र का 2 संवाद यहाँ पर द्रष्टव्य है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप जैसे लिख सकते हैं, ऐसे आप जैसे लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कौन? देखिए, जैसे मैंने कह दिया माँ मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी, और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर हो, मंजूर नहीं तो अभी से, तो ये उनका हो जाता। तुरंत माँ उनकी, आप देखे हैं कि बस रहने दे बेटा, आगे टोकते हुए बीच में। कहानी आपने पढ़ा है बच्चों। और हमारे जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो पहले कहानी, जो पूरा कहानी हमने समझा दिया बच्चों, उसको आप अवश्य पढ़ लीजिए। और वो प्ले लिस्ट में उसका लिंक हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे बच्चों, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर, तो आप अवश्य उसको देखिएगा। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से ये कहानी अत्यंत सफल है। अब आप यहाँ पर 1-2 डायलॉग और भी लिख सकते हैं बच्चों, वहां से कहानी में से 1-2 डायलॉग आप और जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहानी आप बराबर पढ़े रहेंगे तो आपको डायलॉग अपने आप याद रहेगा और आप लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए कहानी का जो छठा भाग, 5वां भाग आ जाता कि भाषा शैली। आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा कि भाषा शैली के आधार पर खून का रिश्ता कहानी का समीक्षा कीजिए। इसी प्रकार से यही सारे क्वेश्चन का बेटा यही आंसर रहेगा, यही सब जितना 5 पॉइंट है। तो देखिए बच्चों, कहानी
किसी कहानी का प्राण तत्व तो भाषा शैली ही होता है बच्चों। सच में ही भाषा शैली होता है। हमारी ही बातों का हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं तो हमारी अगर भाषा शैली अच्छी है तो हमारी बातों को लोग समझ पाते हैं, महत्व देते हैं। भाषा शैली अच्छी नहीं है तो हमें इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, इनको बात ही करने का सलीका नहीं, इस तरह से। तो भाषा शैली पर पूरी कहानी है बच्चों। तो अब आगे देखिए, खून का रिश्ता। कहानी को कहानीकार ने सरल एवं बोधगम्य भाषा के द्वारा प्रभावशाली बनाया, अर्थात साधारण सिंपल भाषा में प्रस्तुत किया जिसे आम जनता आराम से पढ़े और समझ सके, रुचि पैदा कर सके उसमें। क्योंकि जब चीजें पढ़ने समझने में आती है तो अच्छा लगता है। कहानी का यही मेन मकसद होता है बच्चों की उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। और देखिए बच्चों, चित्रात्मकता भी है। आप पढ़ते होंगे तो आपके सामने एक एक चित्र छवि बन जाती होगी। आप जब कहानी पढ़े हैं, सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में पूरा एक चित्र छप जाता कि जैसे लग रहा कि आपकी ये घटना कोई कहीं आपके आस ही पास की कोई कहानी है, ऐसा चित्र बन जाता है। परवाहमयता है, साथ निरंतरता बना हुआ पूरे कहानी में, और उसके साथ साथ भाषा में अर्थ की उपयुक्तता का भी पूर्ण ध्यान रखा गया, अर्थात भाषा में जो उसका अर्थ भी पूरा ध्यान में रखते हुए कहानी को लिखा गया है। अब देखिए बच्चों, छठा पॉइंट आ जाता है देश काल और वातावरण। सभी परिस्थितियों की योजना कहानी में अभिप्राय और कर्मानुगत होती है। देश काल और वातावरण का आंचलिक और स्थानीय रंग कहानी में उपस्थित है। देश काल और वातावरण की दृष्टि से अत्यंत सफल है, अर्थात बच्चों जो वर्तमान में हमारे देश काल में, हमारी वर्तमान काल में भी कह लीजिए, बीते हुए समय में हमारे आसपास आप देखते होंगे तो इस तरह की घटनाएं आप पा रहे होंगे। तो वही कह रहे हैं कि देश काल और हमारे वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण के तरह के हिसाब से कहानी बहुत ही सफल रही है। अब 7वां पॉइंट देख लीजिए बच्चों, ये आता है आपका उद्देश्य। ये आपको लिखना रहता है, जरूरी पॉइंट रहता है। मेन पॉइंट तो आपको 6 है किसी भी कहानी का। जो पॉइंट होता है बच्चों 6 से 7, यही 7वां पॉइंट उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, कहानी में खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज अर्थात सामाजिक कोण कह सकते हैं इसको, सामाजिक अत्यंत बुराई कह सकते हैं इसको, दहेज प्रथा को तो उन्मूलन करने का डिडिम्ब घोष किया गया है। डिडिम्ब घोष किया गया है। और कहानी के शीर्षक की महत्ता के आधार पर मानवता, सामाजिकता और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ बनाना ही कहानी का उद्देश्य है बच्चों। तो ये आपका हो गया पहले प्रश्न पर। जैसे आपका 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, वहां पर हमने 4 से 5 प्रश्नों को रखा और आपको दिखाया कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सेम यही 6-7 पॉइंट लिखते हुए, देखिए बच्चों एक नजर देखते चलिए आप, यही 7 पॉइंट आपको लिख के पूरी कहानी को कंप्लीट करना। तो बच्चों अगर आपने कहानी नहीं पढ़ा, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप इस पॉइंट को याद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम प्रस्तुत रहेंगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लिख पाएंगे। और 80 क्या, आप 100 से ऊपर शब्दों में लिख पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा शब्दों में बढ़ाने की जरूरत नहीं बच्चों। 80 से 100 शब्दों तक ही आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, उद्देश्य हो गया। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों चरित्र चित्रण की बात होगी। चरित्र चित्रण में देखिए आपका दूसरा प्रश्न जैसे कि पूछ लेगा कि खून का रिश्ता कहानी के आधार पर वीर जी का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? वीर जी के चरित्र चित्रण की बात हो रही है। या खून का रिश्ता कि नायक का चरित्र चित्रण, तो यहाँ पर नायक आपको कौन लग रहा है? आदर्शपूर्ण किसको दिखाया गया है? नायक वीर जी को वही कहते हैं कि हमारी जो सगाई है 1.25 रुपये में होगी। आप कहते थे बाबूजी को, मतलब उनकी बातों को भी याद दिला रहे हैं। आप कहते थे कि शादी विवाह में ज्यादा पैसे नहीं खर्च किया करते, और जब अपने पुत्र की शादी की बात आई तो आप अपने सारे सिद्धांतों को ताक पर रख रहे हैं। इस प्रकार की बात इन्होंने कही थी ना, तो नायक में यही मेन आ जाते हैं बच्चों। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से यह पूछ सकता है आपसे कि खून का रिश्ता कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब मुख्य पात्र में भी आप वीर जी को ही ले सकते हैं, वीर जी ही हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, यह पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि खून का रिश्ता कहानी के मुख्य पात्र के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मुख्य पात्र भी यही सब ए पॉइंट कीजिए बच्चों, यही सारी चीजें एक, ये देखिए पॉइंट देख रहे हैं ना बच्चों, इसी को आप पकड़िए और सीधा वीर जी की चरित्र चित्रण को लिख दीजिएगा। अब आइए बच्चों,
हम वीर जी के चरित्र चित्रण को पढ़ लेते हैं। कहानी थोड़ा सा मतलब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा नहीं, मात्र यही 2 क्वेश्चन आपसे रिलेटिव आएगा। मतलब क्वेश्चन अथवा अथवा लगा के आएगा 4-5 टाइप का, आपको यही एक लिखना रहेगा, तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं वीर जी के चरित्र चित्रण पर और समझते हैं कि वीर यहाँ पर क्या दिया गया। तो पहले थोड़ा सा परिचय पात्र में लिख देते हैं। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की कहानी की मुख्य पात्रों में वीर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब आप बच्चों उनके बारे में लिख देंगे, क्या है उनकी विशेषता। क्या वो सच्चे प्रेमी नहीं थे? सच्चा प्रेमी ही तो दहेज के बिना शादी करता है। तो ये देखिए बच्चों, आधुनिक युवा वीर जी अवश्य हैं। आधुनिक युवा है वीर जी, ठीक है। कैसे हैं? आधुनिक युवा है वीर जी, किंतु प्रेम के नाम पर उसमें आज के युवकों जैसी उच्छृंखलता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बच्चों, जो वीर जी हैं वो आधुनिक युवा हैं, लेकिन जो प्रेम के नाम पर आजकल के जो युवकों, आजकल के जो बच्चों में उच्छृंखलता देखने को मिलती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पति पत्नी के पवित्र संबंधों और उसकी कोमल भावनाओं को वो न केवल समझता है, वरन उनको अहमियत भी देता है। अहमियत नहीं देते तो ऐसा क्यों कहते कि मेरी सगाई इतने ही रुपए में होगी, कोई ज्यादा आडंबर नहीं होगा, बाबूजी सिर्फ आप ही चले जाइए, और नहीं तो चाचा जी को लेके जाइए, बस इससे आगे हम नहीं जानते। और दूसरा देखिए बच्चों, दृढ़ निश्चयी है ये। कैसे हैं? दृढ़ निश्चयी हैं। कैसे? वीर जी निश्चय कर चुके हैं कि उनकी सगाई में न दान दहेज लिया जाएगा और न गाजे बाजे का कोई आडंबर होगा। केवल एक ही व्यक्ति सगाई के लिए जाएगा, और इसलिए वो सभी प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक दबावों को दरकिनार करते हुए अपने निश्चय पर दृढ़ हैं। और यही इनकी पहचान है। आप तो जानते हैं, पूरी कहानी को आपने पढ़ा है बच्चों। और उसके बाद देखिए, अब दूसरा कि आधुनिक युवा की क्या पहचान है इनमें। तो वर्तमान प्रगतिवादी युग का वीर जी आधुनिक युवा हैं। पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों में वो विश्वास नहीं करते। नई सोच के द्वारा वो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है वीर जी इस कहानी के माध्यम से। तो आगे देखिए बच्चों, अब चौथा पॉइंट हम देख लीजिए। ये इनकी विशेषताएं हैं। आपने कहानी पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होंगे कि वो सच्चे प्रेमी हैं, दृढ़ निश्चयी, जो कह दिए वो कह दिए, आधुनिक युवा हैं और अपनी बातों से, अपनी आदर्शों से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहते हैं अपने सोच से। अब देखिए दूसरा बच्चों की, जैसी कथनी वैसी करनी। वीर जी की जिस प्रकार कहना उसी प्रकार से करना भी है। देखिए रंच मात्र भी वीर जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहता है वही करता है, चाहता है कि वह जो कहे उसी के अनुसार आचरण भी करें। वो चाहता है कि जो कहे उसी प्रकार आचरण भी किया जाए, अर्थात कहनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से गांधी जी ने भी कहा है बच्चों कि एक शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अपने पिता को उनके सिद्धांतों का स्मरण कराता हुआ वो उन पर सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए, बस आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा आइए। तो देखिए बच्चों, जैसा उन्होंने कहा था वैसा कर भी रहे हैं। अब देखिए, खून के रिश्तों का हिमायती है। देखिए कैसे हिमायती है बच्चों, समझिए। खून के रिश्तों की अहमियत समझने वाला वीर जी मानवतावादी युवक है। कैसे? वो घर परिवार में बस सब प्रकार से उपेक्षित चाचा मंगल सेन को सगाई में अपने पिता के साथ भेजने का निर्णय लेता है। इस प्रकार वीर जी एक उत्कृष्ट पात्र के रूप में उभर कर सामने आते हैं। चाचा एक मतलब अपंग भी हैं, शरीर से बहुत गरीब हैं, और मतलब कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान कहीं समाज में नहीं है, कोई बहुत बड़े रिश्तेदार ने, फिर भी वो चाचा जी को ले जाने के लिए कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो कैसे है, रिश्तों की हिमायती, रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। अर्थात रिश्ता उनका जो है वो क्या है, ये पूरे कहानी का जो खून का रिश्ता बच्चों नाम दिया है भीष्म साहनी ने, वो पूरी कहानी पर सटीक बैठता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ये। अब आपका वर्क जो रह गया बच्चों, इसको 2 से 3 बार खूब अच्छे से देखिए और कॉपी में अवश्य उतारिएगा। कहानी को आप मात्र सुनिएगा 2 से 3 बार, लेकिन इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। बस यही आप
याद करके चले जाइए, पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे बच्चों। आप पूरा 5 नंबर करके आएंगे। इसको निरंतर आप कॉपी में उतार के लिखिए, याद करिए। और उसके बाद ये जो कहानक है बच्चों, कथानक है, या जो पॉइंट है कहानी के, ये सब पॉइंट आप इसको याद करके रखिएगा। बाकी कहानी आप पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे बच्चों। तो अब हम इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कीजिए बच्चों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहानी को समझ पाए हैं और इस कहानी के एक एक चित्र को अच्छे से समझ पाए हैं बच्चों। और मेरे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये भी आपके लिए लाभकारी है, ये मुझे पूरा विश्वास है बच्चों। तो आप चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो आपकी कहानी है बच्चों, दूसरी कहानी आपकी आ जाती है, जो क्या कहते हैं, आपका जो नेक्स्ट भी कहानी है बच्चों, जो क्या फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, उस कहानी को हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद बच्चों।